हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाले शेफील्ड शील्ड का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसकी एनालिसिस। तो इससे पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सर्किट में भी अभी क्रिकेट वापसी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। पिछले सीज़नों की तुलना में इस सीज़न में यहाँ पर भी कुछ चेंजेस होंगे। आप अगर हमारे साथ पूरे काउंटी सीज़न में थे, चाहे मतलब बॉब विलिस ट्रॉफ़ी हो या फिर वाइटलिटी ब्लास्टर, अगर आप हमारे साथ थे तो आपको पता होगा काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर भी चेंज हुई थी और यहाँ पर भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस समझना आपको ज़रूरी है और इसके ऊपर मैचेस और उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि इस बार जो शेफील्ड शील्ड होने वाला है, पहला हाफ मतलब बीबीएल से पहले एक हाफ होगा और बीबीएल के बाद दूसरा हाफ होगा शेफील्ड शील्ड का। तो पहले हाफ के जो मैचेस होंगे वो सारे ही होंगे एडिलेड में। अभी अगर आप हमारे साथ पिछले सीज़न में जो ऑस्ट्रेलियन लीग के हमने मैचेस खेले थे, अगर आपने वो हमारे साथ खेले होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक एक शहर में मल्टीपल ग्राउंड्स हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए, अगर आप पर्थ की बात कर रहे हैं तो पर्थ में हो सकता है 3-4 ग्राउंड हो, एडिलेड में 3-4 ग्राउंड है, मतलब ऐसा। ठीक है, और भी ज़्यादा ग्राउंड्स हैं, लेकिन मैचेस मतलब इस लेवल के मैचेस होते हैं, ऐसे मैचेस के लिए रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड 3-4 तो मिनिमम होते ही हैं। और इस सीज़न में भी यही होने वाला है। पूरा शेफील्ड शील्ड का पहले हाफ का मैचेस जो होंगे वो सारे ही एडिलेड के ही किसी न किसी ग्राउंड पे होने जा रहे हैं। ठीक है, अभी अगर बीबीएल के बाद जो कोरोना का हालत चल रहा है वो अगर सुधर जाता है तो हो सकता है फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाए, लेकिन जब तक नॉर्मल नहीं होती हैं तब तक ऐसा ही होगा। तो ज़्यादा होम एडवांटेज या फिर ग्राउंड के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको शायद ज़्यादा ना मिले। पहला मैच जो होगा वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मैच जो है वो एडिलेड में ही होने जा रहा है और एडिलेड जनरली साउथ ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड होता है और साउथ ऑस्ट्रेलिया खेल रही है कल के मैच पर, तो इसीलिए पहले मैच में दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आगे आने वाले मैच में साउथ ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी जो भी टीम खेलेंगी इस ग्राउंड पर, उनकी इन्फॉर्मेशन ग्राउंड के रिलेवेंट आपको कम मिलेंगे। और दूसरी जो बात है, पिचेस भी इस बार काफ़ी अलग तरीके से बनाए गए हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है। आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा टॉस के बाद, अगर आप एक्टिव रह पाते हैं तो। नहीं तो मुझे अभी तक जितना समझ में आ रहा है कि पिछले सीज़नों में जो पिचेस होते थे, मतलब काफ़ी फेयर सी बाउंसी पिच होता था, फास्ट पिच होता था, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलता था, उतना शायद इस सीज़न में ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो आपको देखना पड़ेगा। ऑलरेडी आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, तो स्टैटिस्टिकली और रिकॉर्ड के मामले में ऑलरेडी ये टूर्नामेंट थोड़ा पीछे रहेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होंगी जो हमको ध्यान से देखना है और समझना है। और एक और चीज़ जो आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं यहाँ पे, जिनके करंट फॉर्म के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस लेवल में कोई क्रिकेट अभी तक हुआ नहीं है और डोमेस्टिक सर्किट में भी मतलब निचले लेवल पर जो मैचेस होते हैं वहाँ पर भी कई समय से मैचेस नहीं हुए हैं। तो इन प्लेयर्स के करंट फॉर्म के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। हमारे पास जो है वो है रिकॉर्ड्स, और जो मैं बात करूँगा वो सारे रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही बात करूँगा। ज़रूरी नहीं वो हो सकता है जिसका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा हो वो कल सबसे फ्लॉप प्लेयर हो। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम रिकॉर्ड्स के अलावा और किसी भी बेसिस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास करंट फॉर्म बताने लायक कुछ भी नहीं है। रिसेंट कुछ मैचेस वगैरह कुछ भी नहीं हुए हैं जिसको हम बेस करके कुछ बातें कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच जो है होने जा रहा है कैरन रल्टन ओवल में, जो कि एडिलेड का होम ग्राउंड है। पिछले सीज़न में मार्च कप में यहाँ पे 3 मैचेस हो चुके थे, तो थोड़ा बहुत आइडिया वहाँ से भी हम लेंगे। देखते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। पिछले सीज़न की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये दोनों टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तुलना में बहुत ही फीसदी रही हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया 6 टीमों की टेबल में छठे स्थान पर और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर रही थी। डिस्पाइट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पिछले सीज़न में जो लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट था 50 ओवर वाला, वहाँ पे जीत हासिल करी थी, चैंपियन रहे थे, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड काफ़ी बुरा रहा था पिछले सीज़न में। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेटिंग दिख रही है साउथ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। 4-1 से वो आगे चल रहे हैं, वेदर बिल्कुल क्लियर है। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो कि पिछले सीज़नों में अच्छा करके आए हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ से आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगर कूपर, विदरऑल्ड, ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स के नाम दिख जाएंगे।
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर एवर रिलायबल शॉन मार्श, कैमरन ग्रीन। ये थोड़ा नया नाम लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप हमारे साथ मार्च वनडे कप जो हुआ था वहाँ पर थे तो आपको इनके बारे में पता होगा। मैं आगे भी इनके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। गेंदबाजी में वेश एगर, सेयर्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को अगर मार्टिन के लिए मूडी, कैनल, ये क्वींसलैंड से साइंड हुए हैं। पिछले सीजन में क्वींसलैंड के भी खेलते थे और पिछले सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये शेफील्ड शील्ड में। तो ये कुछ परफॉर्मर्स रहे थे पिछले सीज़न की अगर हम बात करें तो। रीसेंट में क्या कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो, क्योंकि 5 ही मैचेस कंप्लीट हुए थे। जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि एडिलेड में जो रिसेंट मैचेस हुए थे इन दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे क्या क्या कहानी रही है, कौन कौन से परफॉर्मर रहे हैं। और रिसेंट जो 1-2 मैच रहा है, ये जो आखिरी मैच हुआ था ये भी हुआ था एडिलेड में। याद रखना ये कैरन रल्टन ओवल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक सिटी में 3 से 4 ग्राउंड्स होते हैं, तो उनमें से कोई भी ग्राउंड हो सकता है, कैरन रल्टन ओवल हो ज़रूरी नहीं, लेकिन एडिलेड है। तो यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 389। कुछ नाम आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएंगे, आगे भी मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाऊंगा। वीदरऑल्ड, कूपर, हेड, साथ में नियल्सन और नीचे से चैड सेयर्स और वोडाल की भी अच्छे परफॉर्मेंसेस थे बैट से। जहाँ पर बॉलिंग में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर मोडी, पैरिस, केली ने विकेट्स निकाले थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी फर्स्ट इनिंग्स में, जहाँ पर शॉन मार्श और कैमरन ग्रीन के रन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर सेयर्स के विकेट्स भी थे, साथ में वेश एगर। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे इनिंग बनाया 196 फिर से वीदरऑल्ड और हेड के रन से। केली के विकेट्स फिर से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 222 और यही एक लौता मैच है पिछले 5 में से जहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जीत करा था, वो आखिरी मैच ही था। यहाँ पर स्टॉइनिस के रन थे, वोडाल के विकेट्स। अगला मैच जो मतलब सेकेंड लास्ट मैच है, यहाँ पर भी एक और नाम आपको दिख जाएगा जिनका नाम है कैमरन ग्रीन। मतलब आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं ना, कैमरन ग्रीन ने यहाँ पर रन बनाया हुआ है। कैमरन ग्रीन के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, पिछले सीज़न में जब मार्च कप होता है वहाँ पर ड्रीम 11 में वो लिस्टेड थे बॉलर में, क्योंकि वो पहले एक बॉलिंग मतलब ऑप्शन के तौर पर ही टीम पे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बैटिंग उनकी सही हो जाने के चलते उनको इनिशियली एज एन ऑलराउंडर सोचा गया। अभी क्या है, उनके थोड़े फिटनेस का थोड़ा इशू वगैरह चल रहा है, इसीलिए हो सकता है ज़्यादा बॉलिंग ना करवाएं, लेकिन बैटिंग के लिए ही अभी भी उनको टीम में रखा गया है और हो सकता है कल के मैच में वो खेले, ठीक है। तो इसीलिए अभी भी अगर आप ड्रीम 11 खोलेंगे आपको दिखेगा कि कैमरन ग्रीन बैट्समैन सेक्शन में लिस्टेड है और यही एक रीज़न है। और इन्होंने आखिरी 2 मैच में रन भी बनाया हुआ है। बाकी कुछ नाम तो यहाँ पर है, ज़्यादा डिक्टेट करने की फ़ायदा नहीं, मैं आगे आपको समराइज़ करवा देता हूँ। अच्छा, तो ऊपर एक मैच आपने देखा जो एडिलेड में हुआ था, और दूसरा जो मैच आखिरी जो मैच हुआ था एडिलेड में इन दोनों टीमों के बीच में, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट मैच, तो यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया 251, जहाँ पर मैकियरनी, हेड के रन आपको दिख जाएंगे। और एक और जो नाम आप नोटिस कर सकेंगे वो है हिल्टन कार्टराइट का। स्क्वाड में है, खेलेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन नोटिस कर सकते हैं आप इनके नाम को भी। यहाँ पर भी एक इनिंग्स में रन था उनके खाते में, और दूसरे इनिंग्स में चलिए मौका नहीं मिला। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर भी इन्होंने रन बनाया हुआ था, साथ में डार्सी शॉट, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों ही इनिंग्स में इन कुछ प्लेयर्स ने रन बनाए थे। यही कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं आपको मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा, क्योंकि मैचेस डिस्क्राइब करके कोई फ़ायदा नहीं। कुछ नाम है जिनको मैं आपको नोटिस करवाना चाहता था। बाकी अगर मैं समराइज़ करके दूं तो ये कुछ नाम आएंगे आपके सामने जिनको आप समराइजेशन में देख सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो मैकियरनी, जिनके अच्छे खासे रिकॉर्ड्स हैं मैं कहूँगा। अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात छोड़ दूँ, पिछले सीज़न में कुछ मैचेस खेलने के बाद एक बहुत ही सीवियर इंजरी इनका हो चुका था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी सही फॉर्म पर हैं और इस ग्राउंड में उनके लिए काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं इस ग्राउंड पर और अच्छे स्कोर्स भी बनाए हुए हैं। हेड टू हेड में भी इनका डिसेंट रिकॉर्ड है, बहुत खास तो नहीं, ठीक ठाक है। उसके बाद या जो भी नाम है इनका, वीदरऑल्ड, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट प्लेयर हैं अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं तो। मतलब जिस दिन खेलते हैं उस दिन बहुत बड़ा स्कोर इन्हीं खाते में रहा है और जिस दिन नहीं तो नहीं। और साथ में ट्रेविस हेड, एवर रिलायबल और एवर डिपेंडेंट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर एक नाम जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो है शॉन मार्श। 97 का औसत है इनके पास। ऑफकोर्स नॉट आउट रहे हैं, लेकिन याद रखना वो नंबर 3 या 4 बार आते हैं, आखिरी बाजार पे नहीं आते हैं कि इजीली नॉट आउट रह जाएंगे। तो हमेशा ही इन्होंने कुछ ना कुछ तो काम यहाँ पे करा ही हुआ है। और ऊपर अगर आपने मैचेस को थोड़ा आंखों से भी देख लिया होगा एक बार, तो आपको कई बार शॉन मार्श का नाम दिखा होगा। 6 में से 3 बार 50+ स्कोर के खाते में है, 3 बार नहीं भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज काफ़ी सही परफॉर्मेंस रहा है। और साथ में एस्टन अगार, बाकी भी कोई परफॉर्मर रहे होंगे एक आध बार, लेकिन खास कुछ नहीं।
गेंदबाजी में डैनियल वोडाल यहाँ से, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर मार्टिन केली और डेविड मूडी। इनके सिवाय भी कुछ प्लेयर्स के मैंने आपको नोटिस करवाए, जैसे कि कैमरन ग्रीन, हिल्टन कार्टराइट, डार्सी शॉट एक मैच में रहे थे ऐसा। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपको डेप्थ में नहीं ले जा रहा मैच पर, और रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, काफ़ी सारे चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कंडीशन के रिलेवेंट कोई कंडीशन अभी रहा नहीं था पिछले सालों में, तो इसीलिए ज़्यादा वहाँ पे मतलब कंसंट्रेशन देके फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसंट्रेशन में रखना है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे आ जाते हैं, ठीक है, जो है ग्राउंड। मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप टॉस के टाइम पे एक्टिव रह पाते हैं तो ही इस मैच में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, नहीं तो आप चाहें तो ये मैच मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉस के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ग्राउंड कैसा बिहेव करने वाला है। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि हर टीम ऑन एन एवरेज 5 मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स के साथ तो आएगी, ठीक है। इनमें से 4 बॉलर्स जो होंगे वो होंगे 3 पेसर्स और 1 स्पिनर। 5वां बॉलर कौन होगा, वो एक चौथा पेसर होगा या एक दूसरा स्पिनर होगा, यही डिसाइड करेगा कि ये पिच एक्चुअली में क्या बातें कर रहा है। मैं पार्ट टाइम बॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट लाइन बॉलर्स की, ठीक है। मैं आगे भी आपको दिखा दूंगा दोनों टीमों में से कौन कौन फ्रंट लाइन बॉलर पक्का हो सकते हैं और कौन कौन खेल भी सकते हैं, नहीं भी खेल सकते, लेकिन उनके ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा कि आपको सोचना क्या है टॉस के बाद, और आपको आइडिया भी वहाँ से ही लेना होगा कि एक्चुअली में पिच कैसे बिहेव करने वाला है। इस ग्राउंड में मैचेस, अगर मैं शेफील्ड शील्ड के मैचेस की बात करूँ, ज़्यादा नहीं हुए हैं, एक ही हुआ है पिछले 2-3 साल में, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन रीसेंट लोअर लेवल क्रिकेट में कुछ मैचेस हुए हैं जिनको मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, तो देख लीजिए क्या क्या होता है। ये एक सेकेंड 11 टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन सर्किट में। तो देखिए, टीम्स की बात आप छोड़ दीजिए, टीम्स का नाम वगैरह क्या है, रन्स कितने बन रहे हैं और किस तरह के बॉलरों को हेल्प मिल रहा है, ये नोटिस करिए, ठीक है। 395 यहाँ पर बना था, पेसर्स के ज़्यादा विकेट। दूसरे इनिंग में भी 319, लियम स्कॉट, इस नाम को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्यों मैं आगे आपको समझाता हूँ। पेसर्स के दूसरे इनिंग में विकेट। उसके बाद 334 फॉर 7, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के थोड़े बहुत यहाँ पर अच्छे विकेट्स थे दूसरे इनिंग्स में। और आखिरी इनिंग्स पर भी आप देख सकेंगे कि ऑल आउट नहीं हुई टीम, 268 फॉर 8, और पेसर्स के ही ज़्यादा विकेट रहे हैं आखिरी दिन तक, ठीक है। दूसरा मैच जो रिसेंट जो मुझे मिला है, यहाँ पर भी आप देखेंगे 348 फॉर 8। याद रखना लोअर डिवीज़न क्रिकेट है, मतलब अगर यहाँ पे 300 रन बन रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल के क्रिकेट में 400 से 450 रन के बराबर हैं लगभग। तो यहाँ पर भी आपको लियम स्कॉट के रन दिख जाएंगे, साथ में डेविस, पेसर्स के साथ कुछ विकेट स्पिनर्स के 519, ठीक है। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के विकेट कुछ कुछ हैं। और आखिरी 2 इनिंग्स में यहाँ पर आप देख सकेंगे 271 बना, और यहाँ पर 103 पर 2 पेसर्स के ही अपर हैंड रह रहे हैं। शेफील्ड शील्ड का जो एकमात्र मैच हुआ था वो भी हम अगर देख लें तो ज़्यादा रन नहीं बने थे उस मैच पर, लेकिन 260 बना था, जहाँ पर हेड और विदरॉल्ड के रन से पेसर्स का ज़्यादा विकेट। विक्टोरिया से मैच था, विक्टोरिया ने बनाया था 286, यहाँ पर विंटर और चैड सेयर्स के 3-3 विकेट थे, हेड के 2 विकेट्स भी थे। दूसरे इनिंग में भी हेड के रन से, साथ में हैरी नियल्सन, पेसर्स के अपर हैंड, और विक्टोरिया ने चेज़ बड़े ही आराम से कर दिया, जहाँ पर सिर्फ ल्यूक रॉबिन्स का विकेट था जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से है ऐसा। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इस पिच पर रन्स बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम मैंने देखा है कि बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं या फिर इनिंग से आ रहे हैं, रन्स यहाँ पे बन रहे हैं, और लोअर लेवल क्रिकेट में भी हमें 300 के ऊपर स्कोर देखने को मिल रहे हैं। एक और जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि चौथे इनिंग्स में भी पेसर्स का ही अपर हैंड रह रहा है। स्पिनर्स कुछ कुछ इनिंग्स में हो सकता है 2-3-4 विकेट मैक्सिमम ले लें, लेकिन उस तरह से खास कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि पिच टूट नहीं रही है ज़्यादा, मतलब पिछले सीज़नों की अगर मैं मैचेस की बात करूँ तो, ठीक है। कुछ नाम हैं जिनको ना आपने शायद नोटिस करा होगा, जैसे कि लियम स्कॉट लोअर लेवल क्रिकेट में, और जो एकमात्र मैच हुआ था शेफील्ड शील्ड का, वहाँ पर ट्रेविस हेड का नाम आपने देखा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, ठीक है। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड में नहीं, ये ओवरऑल एडिलेड के रिकॉर्ड्स हैं। इस ग्राउंड में तो एक ही मैच हुआ था जो आपने ऊपर देखा ही है। अगर मैं ओवरऑल एडिलेड के रिकॉर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पर भी लगभग सेम नाम ही है, ट्रेविस हेड के साथ विदरॉल्ड और टॉम कूपर का नाम यहाँ पर ऐड हुआ है। हालांकि टॉम कूपर का परफॉर्मेंस अगर आप थोड़ा डीपली देखेंगे आपको दिखेगा कि एक मैच पर उन्होंने बनाया था 178, और ओवरऑल उनके टोटल रन है 7 मैच में 285।
मतलब उस 178 को अगर हम हटा दें तो बाकी रहते हैं 107 रन 6 इनिंग्स में। मतलब कुछ खास नहीं रहा है टॉम कूपर का ग्राउंड में भी रिकॉर्ड और हिट टू हिट में भी कुछ खास नहीं रहा है। ठीक है। एक बड़ा इनिंग्स था लेकिन उसको छोड़ के बाकी बहुत बड़े बड़े इनिंग्स उनके खाते में नहीं है। विदरॉल का यहाँ पर भी ठीक ठाक है, डिसेंट आप कह सकते हैं, 2 अर्धशतक 2 शतक, और बाकी थोड़े से जैसे मैंने बताया इनकॉन्सिस्टेंट टाइप है, लेकिन जिस दिन चल गए उस दिन बहुत बड़ा बड़ा इनिंग्स उन्होंने खेला है। और ट्रेविस हेड बॉलिंग में खास कुछ नाम नहीं है। तो देखिए पिछले सीज़नों में और लोअर लेवल क्रिकेट में भी पिछले सीज़नों में जो चीज़ हुआ है वो है रन बना है, पेसर्स को हेल्प मिला है। लेकिन करेंटली जो न्यूज़ मुझे समझ में आ रहा है, जो न्यूज़ मुझे पढ़ने को मिल रहा है, वो चीज़ थोड़ा अलग हो रहा है। रन्स के बारे में अभी भी कुछ मैं श्योरली नहीं कह सकता, अभी भी हो सकता है कि रन्स बने, लेकिन बॉलरों में से मुझे लगता है कि स्लोअर बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। अब ये चीज़ मैं कॉन्फर्म तभी हो सकता हूँ जब मुझे लाइनअप दिखेगा और टॉस के बाद अगर कुछ पता चले तो चले, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ ज़्यादा कन्फर्मेटरी बता नहीं सकते हैं हम। ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में मुझे लगा आपको बताना चाहिए, और कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह हैं। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर, और यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर ओपनिंग करेंगे विदरॉल्ड, और साथ में हेनरी हंट या मैकइनर्नी में से कोई एक। हेनरी हंट अगर खेलते हैं तो इनके बारे में खास कुछ नहीं है बताने लायक। मैकइनर्नी लेकिन काफ़ी मतलब अच्छे फॉर्म पे रहे हैं, रिकॉर्ड्स के मामले में भी आपने देखा इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी डिसेंट है, और डोमेस्टिक सर्किट में भी काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं। पिछले सीज़न में चोट से पहले तक काफ़ी अच्छा करा था, तो इनसे काफ़ी उम्मीदें हो सकती हैं अगर ये खेलते हैं तो। कैलम फर्गूसन कुछ भी रिकॉर्ड्स इनके नहीं हैं फ़िलहाल के लिए, ना ही ग्राउंड में ना ही हेड टू हेड में। सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, अगर आप सेफ पिक देख रहे हो तो कैलम फर्गूसन आपके लिए आ सकते हैं। उसके बाद ट्रेविस हेड आँख बंद करके बेस्ट चॉइस हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में, और इस ग्राउंड में उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी सही हैं। मतलब मार्श कप में भी पिछले सीज़न में शायद 1-2 मैच उन्होंने खेला था, वहाँ पर भी डिसेंट उन्होंने मतलब मैचेस उन्होंने खेले थे। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से बहुत बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट वगैरह करा हुआ है। और ओवरऑल जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, चाहे आप हेड टू हेड की बात करें, ओवरऑल एडिलेड में जितने रिकॉर्ड्स हैं, या फिर आखिरी बार जो इस ग्राउंड में मैच हुआ था, हर तरफ से ही ट्रेविस हेड का नाम आपके सामने आ रहा है। टॉम कूपर इसके बाद कुछ खास इनका भी नहीं है। दोनों बड़े नाम टॉम कूपर और कैलम फर्गूसन का ना ही इस फिक्सचर में और ना ही इस ग्राउंड में कुछ खास हमें अभी तक मिला है। हैरी नील्सन कीपर सेक्शन में है, और मेरे ख्याल से कल के मैच में बेस्ट कीपर चॉइस होने वाले हैं। कुछ लोग शायद इनको ले भी लें, कुछ लोग नहीं लेंगे, लेकिन एक चीज़ मैंने इनसे नोटिस करा है कि अगर इनको दोनों इनिंग्स प्रॉपर्ली बैटिंग करने का मौका मिलता है तो एक ना एक इनिंग्स में वो एक डिसेंट पारी तो खेल ही देते हैं। ठीक है। मतलब 40-50 रन का, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर। ये ऑस्ट्रेलिया ए टीम के होकर भी खेल चुके हैं, इंडिया के अगेंस्ट में भी खेल चुके हैं, आपको शायद पता भी होगा। अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, और कीपिंग के तो कैचिंग के पॉइंट्स आपको दे ही देंगे। उसके बाद लियम स्कॉट एक बहुत बड़े आउट ऑफ द बॉक्स पिक आपके लिए हो सकते हैं। खेलेंगे या नहीं इसमें थोड़ा सा डाउट तो है, मेरे ख्याल से खेलना चाहिए। इस ग्राउंड में इनका कमाल का रिकॉर्ड है। अब ये लियम स्कॉट है कौन? लियम स्कॉट, अगर आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला होगा पूरा, तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 टीम के पार्ट थे ये। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं। बैटिंग में मैं कहूँगा थोड़े से अंडररेटेड हैं ये, इनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इनका नंबर लगभग 7 में लिस्टेड है, लेकिन डिसेंट बैटिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 टीम में भी इनको पहले मतलब समय में लोग उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता गया इनका रोल लोगों को समझ में आया, और काफ़ी मतलब डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इन्होंने करा हुआ था ऑस्ट्रेलियन टीम के होकर। चैड सेयर्स, निक विंटर, वेश अगर, लॉयड पोप कमाल का रिकॉर्ड्स है इनका इस ग्राउंड पर। डोमेस्टिक लेवल की अगर मैं बात करूँ, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हैं, और हमेशा ही बंचेस में यहाँ पर विकेट निकालने में सक्षम रहे हैं हिस्टोरिकली। ठीक है। दूसरी चीज़ बॉलर का मैं नाम करना चाहूँगा वो है निक विंटर। ये जो 3 बॉलर हैं, लॉयड पोप, निक विंटर और यहाँ से ल्यूक रॉबिन्स, इनका ये होम ग्राउंड है। इन्होंने बहुत मैचेस इस ग्राउंड में खेले हैं और इनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी डिसेंट हैं। इनमें से लॉयड पोप का तो बेटर रहा ही है, और निक विंटर, ल्यूक रॉबिन्स का भी काफ़ी अच्छा रहा है। स्मॉल लीग में शायद हम इनको मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन बड़ी लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे लिए लॉयड पोप के बाहर बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन जो है वो है चैड सेयर्स। ठीक है। आपने ऊपर भी इनका नाम कई बार देखा होगा, हेड टू हेड में भी मेरे ख्याल से इनका नाम है। और सबसे बड़ी बात, ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। पिछले सीज़न में भी कुछ मैचों में 40-50 रन उन्होंने बनाया हुआ है, और विकेट्स भी बंचेस में लेने की क्षमता ये रखते हैं। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर मैं मेरी तरफ से जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जिनको मैं चाहूँगा कि आप अपने 11 में गलती से मिस ना करें, वो हैं
ट्रेविस हेड, हैरी नियल्सन, निक विंटर या निक विंटर, चैट शेयर्स में से कोई एक, चैट शेयर्स ही आप समझ लीजिए, लॉयड पोप, ये 4 यहाँ से, जेक विदरॉल्ड 5वां प्लेयर। छठा प्लेयर अगर आपको देखना है तो आप टॉम कूपर या कैलम फर्गूसन में से किसी एक के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इन दोनों में से किसी का भी नाम, अगर आप स्मॉल लीग की बात कर रहे हो तो। बेंच प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर डेविस का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी काफ़ी डिसेंट फॉर्म पे रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन शायद अब इनको मैनेज नहीं कर पाए, कीपर सेक्शन में है और मोस्टली खेलेंगे भी नहीं। मैकिनली मैं पर्सनली चाहता हूँ कि खेलें ओपनिंग स्लॉट में, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं, लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो आप इनके जगह पर कैलम फर्ग्यूसन या कूपर में से किसी एक को ले सकते हो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करी जाए तो कैमरन बैंक्रॉफ्ट और सैम वाइटमैन मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करेंगे। दोनों के ही रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं है, नेगेटिव मैं कुछ नहीं बता रहा, लेकिन कुछ खास यहाँ पे नहीं है। कैमरन बैंक्रॉफ्ट का मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन वाइट बॉल क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट में ये काफ़ी डिपेंडेंट प्लेयर माने जाते हैं। बस इतना ही मेरे पास अवेलेबल है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं टीम में। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मुझे लगता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करते हैं उस हिसाब से, तो है शॉन मार्श। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कंडीशन में अगर पिच स्पेशली स्लो होता है और बैटिंग पैराडाइज भी होता है तो शॉन मार्श जैसे प्लेयर्स को गलती से मिस कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस मैच में सबसे बड़े कैप्टन चॉइस ये बन सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो इनके सारे अच्छे हैं ही और इस पिच में रन्स काफ़ी बन रहे हैं। और अगर पिच स्लो होता है तो इनके स्टाइल के मुताबिक तो काफ़ी सही पिच हो सकता है बैटिंग करने के लिए। अभी क्या है, कल के दोनों ही इनिंग्स में 0 रन पर भी आउट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है कोई बेसिस के जिसके ऊपर डिपेंड करके मैं इनके बारे में कुछ नेगेटिव कुछ बताऊं। तो बस यही है शॉन मार्श के बारे में। कैमरन ग्रीन बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं आपके लिए। क्रेडिट का शायद इशू नहीं आए, लेकिन लोग इनको शायद लेंगे नहीं अपना टीम में, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। और जहाँ जहाँ पे उनको मौके मिले हैं पिछले सीज़न में भी, वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम करा है। और आखिरी जो 2 हेड टू हेड फिक्सचर्स हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, इनका परफॉर्मेंस रहा है। एशन टर्नर लास्ट मोमेंट इंक्लूशन है, ये बिल्कुल भी फॉर्म पे तो नहीं नज़र आ रहे थे पिछले सीज़न में। देखना होगा आज इस सीज़न में क्या करते हैं। जॉस इंग्लिश उनके पास इनके कीपर हैं, ये भी एक डिसेंट बैट्समैन है, उतना ज़्यादा तो मैं रेट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कीपर हैं तो आपके टीम में ऑटोमेटिकली हो जाने चाहिए टीम में। एस्टन अगर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर स्पेशली पिच स्लो होती है तो, और अगर पिच स्लो नहीं भी होता है तो भी ये टीम के फर्स्ट चॉइस स्पिन के ऑप्शन है, ठीक है। रिकॉर्ड्स भी इनके डिसेंट है, बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं। और अगर पिच स्लोअर होता है स्पेशली आखिरी 1-2 दिन में, तो इनकी बॉलिंग काफ़ी काम पे आ सकती है। आरन हार्डी और हिल्टन कार्टराइट में से कोई एक ही खेलेंगे। हिल्टन कार्टराइट के रिकॉर्ड्स अगेंस्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड में अच्छे रहे हैं, जो 2 मैच इन्होंने खेले हैं। उसके बाद जोएल पैरिस, मैट केली, कैमरन गैनन। जहाँ पर मेरे प्रेफरेंस की अगर आप बात करेंगे तो मैट केली सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स का कमाल का है। कैमरन गैनन उसके बाद अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ये ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड हैं, तो अगर आप चाहें इनके जगह पर किसी और को भी ले सकते हैं। स्मॉल लीग की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले सीज़न के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बताऊँ तो क्वींसलैंड के ऊपर जब वो खेलते थे तब अगेंस्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया या फिर एडिलेड में उनकी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 1-2 करके विकेट रहे हैं बस, लेकिन खास कुछ बताने के लिए नहीं है। बेंच में ये कुछ प्लेयर्स होंगे जहाँ पर कुछ हद तक चांस बन सकता है कि कोडी रोचिचिली जो भी है इनका नाम, ये खेले, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेकिन स्पेशल कुछ नहीं है बताने लायक। कैप्टन बास्केटबॉल चॉइस की बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर शॉन मार्श और डार्सी शॉट, और इस एवरेज पिक में है। डार्सी शॉट के चांसेस कम है कल के मैच में खेले, स्क्वाड का पार्ट है, लेकिन खेलेंगे या नहीं ये देखना होगा। अगर खेलते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। फॉर्म पे क्या है नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ अगर खेलते हैं तो आप इनको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग से काम पे आ सकते हैं आपके लिए कल के मैच पर। उसके बाद एस्टन अगर, कैमरन बैंक्रॉफ्ट बहुत ज़्यादा रिस्टन है, तो कैमरन गैनन ज़्यादा लोग इनके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बीबीएल वगैरह या फिर मार्च कप में वो खेले नहीं थे, लेकिन पिछले सीज़न में काफ़ी प्रभावित करा था उन्होंने शेफील्ड शील्ड में अपने परफॉर्मेंस से, और इसी के बेसिस पर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट स्क्वाड में भी इनका इंक्लूशन हुआ था, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद हिल्टन कार्टराइट अगर खेलते हैं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर हेड, और फर्ग्यूसन से वेस्ट पिक में है। नाम बड़े हैं फर्ग्यूसन के, लेकिन अभी तक उनके कुछ खास यहाँ पे रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है। उसके बाद कूपर और विदरॉल्ड बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो मैकिनर्नी और डेविस में से जो भी खेलते हैं, और लॉयड पोप और लियम स्कॉट में से कोई एक। लियम स्कॉट एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए, काफ़ी सही फॉर्म पर हैं, यंग हैं, और इनकी बॉलिंग भी आपके लिए यहाँ पर काम पे आ सकती है। और आखिरी जो 2 मैच इन्होंने इस ग्राउंड पे खेला हुआ है, भले ही लोअर लेवल क्रिकेट है वो, लेकिन उन्होंने रन बनाया हुआ है, ठीक है। और बाकी लॉयड पोप के बारे में मैंने तो बताई है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम।
तो मैंने यहाँ पर इस तरह का टीम यहाँ पे फॉर्म करा है। आप जैसे देख सकते हैं दोनों कीपरों को मैंने रखा है और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। कैचिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं और दोनों के ही पास अच्छी एबिलिटी है कुछ रन्स बना सकें। मतलब सिर्फ कीपिंग करने के लिए टीम में नहीं है, ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। शॉन मार्श, वीदरऑल्ड सबसे इंपॉर्टेंट दोनों पिक है बैट्समैनों में से। अगर मैं बात करूँ तो वीदरऑल्ड थोड़े से हिट और मिस टाइप हैं, लेकिन इनको आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर ये चल गए तो मतलब आसमान तक पहुँचा सकते हैं आपको, ऐसा प्लेयर हैं। तो स्मॉल लीग में इसीलिए विदरॉल्ड मुझे नहीं लगता आपको ड्रॉप करना चाहिए। मैकिननी एक रिस्की पिक है। कोई क्रेडिट का इशू नहीं है, अभी भी मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट बचे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनके जगह पर अगर डार्सी शॉट खेलते हैं तो इनको आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से आपको पॉइंट देंगे। कैमरन ग्रीन एक और बहुत बड़े वाले पॉइंट, सिर्फ 8% सिलेक्शन है इनका। कैमरन बैंक्रॉफ्ट, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी कैरन फर्ग्यूसन, टॉम कूपर के कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है। कैमरन बैंक्रॉफ्ट का कुछ नेगेटिव नहीं है बताने लायक, पॉजिटिव भी नहीं है। कैमरन ग्रीन के तो अच्छे खासे रिकॉर्ड्स हैं और मैकिननी, तो इन दोनों में से मैं एक को प्रायोरिटी देना चाहूँगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रखा है इनको। ऑलराउंडर सेशन में बात करी जाए, ट्रेविस हेड एस्टन अगर गलती से मिस नहीं कर सकते, ठीक है। कैमरन गैरन के ऊपर आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर पिच स्लो हो जाता है तो ये कितना काम पे आएंगे ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन पिछले सीज़न में कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने करा हुआ है और मोमेंटम अगर बरकरार रख पाते हैं तो काफ़ी डेंजरस बॉलर हो सकते हैं लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में। ऑप्शंस की बात करें तो लियम स्कॉट, अगर आप कैमरन गैरन को मिस कर रहे हैं तो सबसे बड़े वाले इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद हिल्टन कार्टराइट, ये दोनों ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। बॉलर में बात करी जाए तो चैट सेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बॉलिंग में भी इनके रिकॉर्ड्स वगैरह ठीक ठाक है, बैटिंग कर सकते हैं सबसे बड़ी बात तो। उसके बाद मार्टिन केली और यहाँ पर मैंने लॉयड पोप को लिया है। ऑप्शंस की बात करें तो निक विंटर, जिनके ग्राउंड में काफ़ी एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड दोनों ही अच्छे हैं। वेश एगार, जिनके साथ लोग जा रहे हैं, हालांकि खास कुछ प्रेफरेंस मैं नहीं कर रहा और यहाँ पर मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। कैप्टन मैच कैप्टन चॉइस की बात करें, ट्रेविस हेड सेफेस्ट कैप्टन चॉइस हो सकते हैं मेरे ख्याल से, वो दोनों तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ से बैट्समैनों में से देखा जाए, शॉन मार्श बड़ी लीग में लेकिन विदरॉल के ऊपर बिल्कुल ट्राई आप कर सकते हैं। थोड़े से हिट और मिस टाइप है, लेकिन जिस दिन हिट हो गए जाते हैं वो बहुत लंबा जाता है इनका इनिंग्स। बॉलरों में से मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इस पिच पे रन्स काफ़ी बन रहे हैं। बॉलर्स चाहे वे जितना भी विकेट्स क्यों ना ले, एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कोई बैट्समैन ही होगा जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करके देगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आप बॉलरों में से देखना चाहते हैं किसी को तो चैट सेयर्स, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, मार्टिन केली, ये कुछ ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर जो बैट्समैन आप ले रहे हो, चाहे वो मैकिननी हो या फिर यहाँ पे कैमरन ग्रीन हो, ये दोनों भी काफ़ी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। कैमरन ग्रीन बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं, अगर बॉलिंग करवाते तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे सिर्फ बैटिंग से, क्योंकि वो पॉइंट देंगे, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा, भले ही इनके रिकॉर्ड्स वगैरह डिसेंट है। तो ये एक स्लॉट है जहाँ पर आप काम कर सकते हो, या फिर अगर आप दूसरा एक और बैट्समैन ऐड करना चाहते हो तो गैरन के जगह पर ऐड कर सकते हो। यही कुछ आप चीज़ें कर सकते हो। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। अगर आपको आखिरी मोमेंट पर कोई अपडेट वगैरह चाहिए तो इस मैच के बारे में, जो मुझे लगता है आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। सब कुछ फ्री है और सब कुछ आपके लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।